Welcome all, this is Imanshu Agrawal and I'm here with the topic features of fundamental rights. So we will discuss in this video what are the characteristics of fundamental rights. Hence, these are the following characteristics or features of fundamental rights. First point is fundamental rights are justifiable. If anybody asks you that are fundamental rights justifiable, you have to answer yes. They are justifiable in case they are violated. In case someone violates them, a person can move to courts for their enforcement. It is as simple as that. Second point is some rights are only to citizen of India and others are available to all. आप यहाँ पे एक बात समझें कि उस पहले पार्ट में हमने पहले पॉइंट में बात की कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इफ दे आर वायलेटेड, अगर उनका हरण होता है किसी सरकार के द्वारा या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी और अथॉरिटी के द्वारा, तो अ पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट्स एंड विदाउट, यहाँ पे एक और पॉइंट है हम आगे पढ़ेंगे, विदाउट फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ द लॉ सिस्टम, कि आप पहले हाई कोर्ट में अपील करो, डिस्ट्रिक्ट में करो, फिर हाई कोर्ट में करो, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ. ऐसा नहीं है. इफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिटीजन और पर्सन वायलेटेड, इन केस ऑफ दैट ही कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड पॉइंट इज सम राइट्स आर ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. फंडामेंटल राइट्स में से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं एंड अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल. और कुछ ऐसे हैं जो कि सभी के लिए अवेलेबल हैं, सिटीजन हो या फिर कोई पर्सन हो जो कि बाहर का हो बट इंडिया में रह रहा हो. ठीक, आगे देखिए इसके अंदर जो बोला गया कि अदर अवेलेबल टू ऑल, इसका मतलब क्या है कि सिटीजन्स, फॉरेनर्स, कंपनीज और कोऑपरेशंस, ठीक, सबके लिए. थर्ड फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर देयर आर सम नेगेटिव एंड सम पॉजिटिव राइट्स. ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो हैं वो पॉजिटिव राइट्स हैं और कुछ जो हैं वो नेगेटिव राइट्स हैं. दिस मीन्स सम ऑफ देम इम्पोज लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी. ठीक, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि अथॉरिटी जो है गवर्न करने वाली, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उस पर लिमिटेशंस लगाते हैं कि आपको इस दायरे में रहना है. ठीक, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि प्रिविलेजेस हैं ऑन द पर्सन्स के लिए प्रिविलेजेस का काम करते हैं. फोर्थ फीचर इज दीज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ये बोला जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं. इट मीन्स द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैम. और जो स्टेट हैं, राज्य की सरकारें हैं, ठीक है, वो उस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि आप सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकेगी, ऐसा नहीं है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर कंडीशंस ऐसी बनती हैं तो कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. बट कोर्ट्स डिसाइड, बट क्या वे रिस्ट्रिक्शन सही हैं या फिर नहीं है, ये डिसाइड करने का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कोर्ट. इसमें बोला गया कि बट कोर्ट्स डिसाइड वेदर दीज रिस्ट्रिक्शंस or limitations are reasonable or not because individual liberty and social control both are necessary. कोर्ट किस नजरिए से सोचता है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो तो आवश्यक है ही, उसके साथ साथ सोशल कंट्रोल, सामाजिक जो नियंत्रण है वो भी होना जरूरी है. बोथ आर नेसेसरी. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट डिसाइड्स वेदर दीज रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट. Fifth feature of the fundamental rights is Supreme Court defend and guarantee these rights. अब who guarantees, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप क्वेश्चन बनाना सीखिए. इसमें क्वेश्चन साफ बनता है इस पॉइंट से कि who guarantees और who defends the fundamental rights. Then you have to answer Supreme Court defend and guarantee these rights, and hence there should be hands in place of hands here, typing mistake. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court. ये बोला गया है कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन है, उस केस के अंदर ही कैन डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उनके इम्पोजमेंट के लिए, ठीक है, इम्पोज करने के लिए उनको. एंड सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स दैट दीज राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय इट. ओके, आगे देखिए. बट ये कि इसमें ये बोला गया कि डायरेक्टली जो मूव करने का सुप्रीम कोर्ट पे जो राइट है सिटीजन के पास, उसमें इट इज नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का, जो कि मैंने बताया कि हायरार्की फॉलो करने की रिक्वायरमेंट जो होती है वो नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जाए, उससे पहले भी जा सकता है. Sixth point or sixth feature of the fundamental right is
मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा जो राइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं, वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि ये लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, इन्फोर्स करता है लॉ इनको, मीन्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी, व्हाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं हैं, उनके लिए लॉ बनाया जाता है, और लॉ जो बनाया जाता है फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, सच अ लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, ये भी बोला गया कि कुछ जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। हमने बोल तो दिया कि लॉ बनाया जाता है, बट लॉ बनाएगा कौन? उस केस के अंदर पार्लियामेंट इज द ओनली वन हु कैन मेक द लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, और जो कुछ हैं जिनके लिए लॉ बनाने हैं। ठीक, सो दैट द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री इज मेंटेन्ड। पार्लियामेंट क्यों बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए बनाती है क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी है दैट कैन ओनली बी सेटल्ड इन द सोसाइटी बाय द पार्लियामेंट थ्रू आउट द country. Article 35 talks about it. Seventh feature of the fundamental right is the applicability of fundamental rights to the members of armed forces. ये बोला गया है कि जो एप्लीकेबिलिटी है, लागू करना होता है, जो लागू है फंडामेंटल राइट्स टू दी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एजेंसीज के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए एंड एनालॉग सर्विसेज के लिए, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। ये रिस्ट्रिक्टेड किए जा सकते हैं राइट्स जो हैं, या एब्रोगेट किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33, क्योंकि आप जानते हैं कि दीज अथॉरिटीज डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत ही घातक भी होते हैं। तो उस केस के अंदर अगर ऐसा है तो राइट्स जो होते हैं ऐसी अथॉरिटीज के, फंडामेंटल राइट्स, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33। आगे देखिए, एट्थ फीचर इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी और व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज गोइंग ऑन, उस समय फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं सिटीजन्स के, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है कि केवल दो राइट्स को छोड़ के। कौन कौन से राइट को छोड़ के? कौन कौन से आर्टिकल्स के राइट को छोड़ के? राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। मैंने ये भी नीचे आपको दे रखा है कि आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है। वी आर हियर टू स्टडी इन द डीप। ओके, तो काफी लाइन बिटवीन द लाइन स्टडी करनी है हमें इस केस के अंदर, तो जो भी लिखा हो आर्टिकल तो उसकी डेरिवेशन भी जरूरी है। तो जो बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, तो उस केस के अंदर बट दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो कि हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। व्हाट इज आर्टिकल 20 इज ऑल अबाउट? ठीक, तो प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, जो ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन दिया जाना है उसकी रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन करना आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है, और ये इसका हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी बोला गया कि जीने का अधिकार जो है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, स्वयं की रक्षा करने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी जो है दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट इन एनी टाइम वेदर इट इज नेशनल इमरजेंसी और नॉट। ठीक, तो ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आगे देखिए इसके एक शॉर्ट नोट के तौर पे 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, ठीक है, तो कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स दिए गए हैं वो केवल सस्पेंड तभी होंगे जब जो इमरजेंसी है किस ग्राउंड पे इम्पोज होगी, वॉर के या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए इस चीज को। आगे देखिए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो कि मैंने कहा कि मैं डेरिवेशन देता हूँ अगर किसी आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स के बारे में बात की है ऊपर, वो कौन कौन से राइट है? इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये 6 राइट्स हैं। ठीक है,
आगे देखिए कि जो नाइन्थ फीचर है फंडामेंटल राइट का इज ड्यूरिंग द मार्शल लॉ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ सिंपली मीन्स मिलिट्री रूल. ठीक है, व्हेन मिलिट्री रूल इज इम्पोज्ड इन एनी एरिया और एनी रीजन ऑफ द कंट्री और एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, उस समय द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन एनी एरिया वेयर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर. ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 34 में कि एट द टाइम ऑफ मार्शल लॉ और ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, जब मिलिट्री रूल लगा हो किसी रीजन में या किसी स्टेट में या किसी एरिया में कंट्री के, तो उस केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उस एरिया में. ठीक, किसके लिए? कि रिस्टोर करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, 34 आर्टिकल है, याद रखना है. मार्शल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे कंट्री में आपकी इमरजेंसी लागू कर दी गई. ठीक है, तो ये डिफरेंट है कॉन्सेप्ट मार्शल लॉ का. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. 10th फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट इज दे आर नॉट परमानेंट. ये आपको ध्यान रखना है. फंडामेंटल, कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट्स परमानेंट हैं तो आपको देना नहीं, ये परमानेंट नहीं है. दे आर नॉट परमानेंट. एज वी ऑल नो द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम. जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कर्टेल भी किया जा सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं या रिपील भी किए जा सकते हैं, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बट केवल किसके द्वारा? केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, किसी एक साधारण एक्ट के द्वारा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. बट वाइल डूइंग दिस, परंतु जिस समय ये किया जा रहा है, इट हैज टू इंश्योर दैट, पार्लियामेंट हैज टू इंश्योर दैट, पार्लियामेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड. ठीक, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जो कि है. Please subscribe the channel and give available support. We are here to provide you the best content possible. I hope you like my video. Thank you very much for watching this video.